हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सबकी? उम्मीद है बेटर चल रही होगी। आप लोग नोट्स बना रहे हैं? कुछ लड़के कमेंट्स कर रहे थे, सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स में ये करिए कि जो मैंने लिखाता चल रहा हूँ उसी के साथ-साथ लिखते चला करिए आप लोग, ठीक? या तो फिर वीडियो को पुश करके आप नोट्स कर लिया करिए, क्योंकि अगर आपकी नोट्स बनाने की स्पीड अभी थोड़ा स्लो होगी, तो धीरे-धीरे अभी आप पढ़ेंगे तो नोट्स आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर मैं जो बता रहा हूँ उसको समझते हुए नोट्स करते चलिए। जब मैं या तो फिर आप वीडियो को थोड़ा-सा पुश कर लिया करिए और उसके बाद नोट्स बना लिया करिए अपना, ठीक? उसको जितना बता रहा हूँ समझ के लिख लिया करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। तो इस तरह आप नोट्स बनाएँगे तो नोट्स आपका बेटर बनता चला जाएगा। तो आपको हम बता रहे थे कि आज हम मुख्यतः अविकारी शब्द शुरू करेंगे। तो आप अविकारी शब्द शुरू करने से पहले हम आपको पिछले हुए पढ़ाए हुए टॉपिक को आपको एक बार उससे कनेक्ट कर दें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ, हम कहाँ तक पहुँचे और किस लय में हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक से होते हुए हम गुजर रहे हैं, ताकि हमें पता चलता सिलेबस का अध्ययन होता रहे। तो अब तक हमने आपको वर्णमाला बता दिया था शुरू में। वर्णमाला के बाद हमने विकारी शब्दों में शुरू किया था। विकारी शब्द में हमने सबसे पहले आपको बताया संज्ञा, फिर उसके बाद सर्वनाम बताया, उसके बाद आपको क्रिया पढ़ाया, उसके बाद हमने आपको विशेषण पढ़ाया। विशेषण के बाद हमने अविकारी शब्दों की शुरुआत की। अब करेंगे आज से। आज में हम अविकारी शब्दों में अभी हमारा 4 टॉपिक पड़ा हुआ है। 4 टॉपिक में जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक और समुच्चय बोधक। तो अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय। विकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं। तो हमने अब तक देखा, इतनी चीजें हमने पढ़ ली है। अविकारी शब्दों को हमें पढ़ना है। अविकारी शब्दों में ये 4 टॉपिक है। इन चारों टॉपिक को हम एक एक लेक्चर के माध्यम से आज पढ़ेंगे। तो आज आप सभी सबका हेडिंग रहेगा और इसको आप डाल लीजिए अविकारी शब्द। ये लंबे टॉपिक थे, इसलिए इनको एक एक काफी समय लगा इनको बताने। ये एक ही वीडियो बन जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है। एक वीडियो में इसको हम बता देंगे, ये खत्म हो जाएगा। इससे भी 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। 1 नंबर तो कन्फर्म में पूछता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्रिया विशेषण से पूछ लेगा, संबंध बोधक से पूछेगा, विस्मयाद बोधक से या समुच्चय बोधक से, ठीक? इसमें से किस देगा कि बताइए निम्न से अविकारी शब्द कौन से हैं। तो इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हम कोई भी 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर का टॉपिक हो, हम उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, ठीक? तो पूरा हमें पढ़ाना है और हर हाल में ही पढ़ाना है। तो आप सभी लोग हेडिंग डालिए अविकारी या अव्यय शब्द। अच्छा, इन्हें अविकारी और विकारी क्यों कहते हैं? कोई बता सकता है? अविकारी यानी जिसमें विकार ना हो, यानी जिसमें कोई बीमारी ना हो, और विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न होता हो। तो अविकारी में विकार उत्पन्न नहीं होता। इन अविकारी को हम कहते हैं कि लिंग भेद क्रिया इस सब के मतलब इनका प्रभाव इस पे नहीं पड़ता। ये सब शून्य होते हैं इस पर प्रभाव। जिसपे आप अपना प्रभाव ना डाल पाए वही अविकारी है, जो बदले ना आपके प्रभाव से। तो आप डाल लीजिए अव्यय ऑब्लिक अविकारी शब्द। अव्यय ऑब्लिक विकारी शब्द, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसे शब्द जिस पर लिंग, वचन, काल का क्या हो, प्रभाव न पड़ता हो, उससे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय। इसके 4 भेद हैं। पहला, हमने 4 भेद बताए, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयाद बोधक, और चौथा आपका
समुच्चय बोध। नोट करिए चारों को। तो आज हम इन चारों को बारे में बताएंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, तो आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको हेडिंग डाल लीजिए आप सब। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हमने विशेषण में थोड़ा सा बताया था, पूरा डिटेल से नहीं बताया था, थोड़ा सा, ताकि आप हिंट कर पाए उस विशेषण से, उसको लिंक कर पाए, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा बताया था। आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, या जो शब्द क्रिया की विशेषता को बता दें। लिख लीजिए परिभाषा। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। कहलाते हैं क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल देखिए इसका। वह बहुत खाता है। खाता क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? बहुत। ये हो गया क्रिया विशेषण। समझ गए? ये आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद, जैसे उसके 4 भेद थे उससे इसके भी। तो चारों क्या है? कालवाचक, आपका स्थानवाचक, रीतिवाचक और आपका परिमाणवाचक। तो आप लिख लीजिए। चलो, कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक, और चौथा संबंधवाचक। नहीं, संबंध नहीं, वो आपका क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। ये चारों को लिख लीजिए आप। एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे आगे, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। नोट कर लीजिए इसे। कालवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द या ऐसे विशेषण जो क्रिया के काल के बारे में बताएं, क्रिया के काल की विशेषता को बताएं, उसे हम, या क्रिया के काल के समय को दर्शाएं, उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक विशेषण कहते हैं। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल समय को बताएं, ऑब्लिक समय को बताए, उसे कालवाचक विशेषण
कहते हैं। तो एग्जाम्पल इसके कैसे होंगे, जैसे आप कौन कौन से एग्जाम्पल इसके रख सकते हैं? आज, कल, परसों, आज, कल, परसों, और समय जैसे जल्दी, लेट, देर, तुरंत, अभी, तत्काल, जल्दी लेती हैं, तत्काल, और अभी अभी, आदि आदि। इस तरह के जो शब्द आएंगे जो समय को दर्शाएंगे वो आपके कालवाचक विशेषण कहलाएंगे। इसी का वाक्य प्रयोग देखिए, जैसे सुरेश सुरेश आजकल बहुत घूमा। सुरेश आजकल बहुत घूमा, तो ये क्या है आजकल? ये समय को बता रहा है। ठीक, घूमा यानी बहुत घूमा, बहुत भी क्रिया विशेषण, और इसकी क्रिया विशेषता क्या हो रहा है? आजकल। तो ये आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगी। क्रिया विशेषण में कौन सा? कालवाचक विशेषण। नोट करिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम परसों गए, मोहन जल्दी लौटा, मोहन जल्दी लौटा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके कालवाचक विशेषण में कहलाएंगे। नोट करिए आप इसे। दूसरा हेडिंग डालिए, स्थानवाचक विशेषण। स्थानवाचक विशेषण में आप क्या है? ऐसे शब्द या ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के स्थान के बारे में बताएं। वे क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब स्थानवाचक विशेषण कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के रूप से देखिए, जैसे इधर उधर। इधर उधर क्या है? स्थान ही तो है। जैसे यहां, वहां, उधर, इस तरफ, उस तरफ, किधर, किधर, और आपका आदि। इस तरह शब्द हैं, समझ रहे हैं? इस तरह के जो वाक्य होंगे
वो आपके स्थानवाचक विशेषण में कहलाएंगे। इनका हम वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग किस तरह से करेंगे, एक उदाहरण से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। रोहन स्कूल से वहां गया। ठीक, तुम किधर देख रहे हो? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधिका इस तरफ देखो। इस तरह के जो वाक्य हैं, ये वाला नहीं दिख रहा होगा, इसको हम ऊपर रख दे रहे हैं। राधिका इस तरफ देखो। यहां देख लीजिए अगला एग्जाम्पल। राधिका इस तरफ देखो। तो ये सब जो आपके वाक्य हैं, ये आपके स्थानवाचक विशेषण में काउंट किए जाएंगे। नोट कर लीजिए। तीसरा लिखिए, रीतिवाचक विशेषण। ऐसी क्रिया विशेषण जो क्रिया की क्या बताए, रीति या शैली। उन्हें हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। इसे नोट करिए, स्याही डाल लें, फिर बताएं हम आगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, से अच्छा, ठीक, हाँ आपका अच्छा, ठीक, यथासंभव, यथाशीघ्र, ओह नहीं नहीं नहीं, ये समय हो जाएगा आपका, यथासंभव, ठीक, अच्छा, ठीक, बढ़िया आदि जो इस तरह से है। और शब्द मैं आपको नोट करा दे रहा हूं। अवश्य, जरूरी,
यथाशीघ्र। तो इस तरह के जो वाक्य को कहलाएंगे, यथाशीघ्र की जगह संभव लिख लीजिएगा। शीघ्र आपका समय हो जाता है, यथासंभव यानी जो संभव हो पाएगा, यथासंभव आदि इस तरह के जो वाक्य प्रयोग होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे रीतिवाचक में। इनको हम उदाहरण लेके एक समझते हैं। वह बहुत अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया, ये आपका रीतिवाचक विशेषण कहलाएगा। मोहन बहुत बढ़िया नाचता है। अब बहुत बढ़िया नाचता है, तो बढ़िया क्या हो गया ये आपका क्रिया विशेषण। कौन सी क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। यहां आगे रीतिवाचक लिख लीजिएगा। अच्छा, ये बहुत क्या है, इससे पहले हमने आपको बताया था प्रविशेषण है। क्या बताया था, प्रविशेषण, या इसी को क्रिया विशेषण भी कहते हैं। लेकिन ये प्रविशेषण नहीं होगा, ये क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण से कि जब क्रिया विशेषण के विशेषता कोई बताए उसे प्रविशेषण या क्रिया विशेषण ही कहते हैं। नोट कर लीजिए इसे दो। चौथा लिखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप सब जानते हैं जहां परिमाण लग गया वहां नापतौल की वस्तुएं ही आएंगी। ठीक, तो जहां परिमाण लग गया वहां नापतौल की वस्तुएं आएंगी। तो क्या लिखेंगे हम इसका एक ऐसे क्रिया विशेषण, परिभाषा है जो क्या हो, क्रिया की मात्रा, मात्रा यानी क्वांटिटी, मात्रा को दर्शाते हो। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब परिमाण जैसे क्या है, जैसे बहुत, जैसे कहते हैं बहुत दूध है तुम्हारे पास, जैसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ज्यादा पानी है आपके पास, जैसे कम, अधिक, अधिकतर, जैसे अधिक और आपका अधिक, ज्यादा, कम, थोड़ा, आदि। इस तरह के जो शब्द के प्रयोग किए जाएंगे आपके, वो आपके परिमाणवाचक में जाएंगे। तो इनका उदाहरण हम कैसे देखेंगे, इनका उदाहरण देते हैं कि रोहन
रोहन ज्यादा पढ़ता है। मोहन थोड़ा सोता है। वे अधिक खाते हैं। तो इस तरह से जो वाक्य प्रयोग होंगे तो ये क्या कहलाएंगे आपके परिमाण। ये परिमाण को बता रहा है ना, कितना परिमाण, मतलब ज्यादा पढ़ता है। ये थोड़ा बता रहा है, यानी क्या कहता है, थोड़ा सोता है। ये क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ा परिमाण को बता रहा है। ये अधिक यानी ज्यादा खाता है, अधिक। और यहां से लिख दीजिए बहुत खाता है, वो भी इसी में आएंगे। तो लिख लीजिए परिमाणवाचक में। अब आगे हम देखते हैं संबंध बोधक। क्रिया विशेषण हो गया, अगला हेडिंग डालिए, पहला हो गया क्रिया विशेषण। अब दूसरा देखेंगे। क्रिया विशेषण के हमने चारों भेद बता दिए आपको, चारों भेद आप समझ गए होंगे अच्छे से। अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको तो आप इसे दोबारा देख लीजिएगा वीडियो और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका जब मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप उस पीडीएफ में टेलीग्राम पे देख लीजिएगा फिर से, तो ये क्या है फिर, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग देखिए, अब इसके बाद हमने आपको परिमाणवाचक तक बता दिया, क्रिया विशेषण पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखते हैं संबंध बोधक शब्द। दूसरा हेडिंग डालिए आप, संबंध बोधक शब्द, या संबंध बोधक ही रखिए उसे आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो संबंध बोधक क्या है हमारा, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच से वाक्य का संबंध स्थापित करे। संज्ञा सर्वनाम और वाक्य के बीच में संबंध को स्थापित करे, उसे हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य या अन्य पदों के साथ संबंध को स्थापित करें। वे शब्द जो संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य और वाक्य में संबंध दिखाए या संबंध को स्थापित करें। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक। संबंध बोधक कहलाते हैं। आप समझ गए, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच में संबंध को स्थापित करने लगे, एक को हम बताएं दूसरा से उसको वाक्य को लिंक करे, तो उसी को क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। अब इन संबंध बोधक के कुछ एग्जाम्पल हैं, तो उन एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए पहले। जैसे आगे, पीछे, पूर्व, पहले, बिना आदि। जैसे नोट करिए, एग्जाम्पल देखिए इसका। आगे, पीछे, पूर्व, अगला, बाद आदि। ऐसे आदि शब्द हैं जो ये एक वाक्य को दूसरे से संबंध, संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य में, संज्ञा और सर्वनाम के साथ और बाकी वाक्य बचे हुए में, दोनों के बीच आपस में संबंध को
स्थापित करता है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मोहन पीछे भागते हुए, मोहन पीछे भागते हुए गायब हो गया। ठीक, तो मोहन क्या हुआ, पीछे भागते हुए गायब हो गया, यानी पीछे भाग रहा और गायब हो गया। तो ये पीछे क्या है, ये पीछे आपका इसको इस वाक्य से जोड़ रहा है। समझ गए? नोट कर लीजिए संबंध बोधक शब्द को। अब अगला हेडिंग डालेंगे हम समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक, इसका क्या तात्पर्य है? जब दो वाक्यों को, ऐसे शब्द जब दो वाक्य उनको शब्द को जोड़ने अथवा तोड़ने का काम करे, तो उन्हें हम समुच्चय बोधक, समुच्चय यानी उनको संबंध को जोड़े अथवा तोड़े। तो आप नोट करिए, वाक्य में ऐसे शब्द जो दो शब्दों को क्या करें, जोड़ने अथवा तोड़ने का काम करें। जोड़ने अथवा तोड़ने का काम करें, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए आप इसको शब्द को समझ पा रहे? जैसे दो शब्द हैं, उनको हम जोड़, जैसे मोहन और श्याम, ये क्या है, आपस में दो शब्द को जोड़ा। जैसे हम और तुम, ये क्या है, शब्द को जोड़ा। तो इस तरह के जो हैं, जैसे कह देते हैं रोहन तथा मुकेश बाजार गए, तो रोहन तथा मुकेश ये दोनों शब्द को क्या कर रहा है, आपस में जोड़ रहा है। तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो जोड़ेंगे, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उसको तोड़ेंगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। तो इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए, अथवा, इसलिए, तथा, और आदि इस तरह के शब्द जो जोड़ने वाले होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। आप इसमें नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, लेकिन, बल्कि आदि जो शब्द होते हैं। एग्जाम्पल, वह घर नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। रोहन और सोहन स्कूल गए। मोहन अथवा ज्ञान साथ में है, साथ में होंगे। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे आपके,
वो आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाएंगे। समझ गए कि नहीं? समुच्चय बस इतना याद करिए मोटा मोटा कि दो शब्दों को जोड़ेगा या उनको अलगाव करेगा, और संबंध में यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच वाक्य के बाकी शेष शब्दों से वो क्या कराएगा? आपका संबंध को स्थापित कराएगा। तो आप इतना ही याद करिए, बाकी इसे नोट करिए। अगला शब्द लिखिए विस्मयात बोधक। आप लोग जानते हैं विस्मयात बोधक बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस छोटा सा है, वही मैं बता दे रहा हूं। विस्मयात बोधक विस्मयाद बोधक। तो विस्मयाद बोधक क्या है? जब वाक्य में विस्मयाद बोधक एक तरह की फीलिंग होती है, फीलिंग से रिलेटेड हुए शब्द होते हैं जो हमारी आत्मा को या हमारे अंदर या हमारे मन से जो वक्त शब्द निकलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि। जब वाक्य में प्रेम घृणा आदि से उत्पन्न शब्दों को विस्मयादि कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप। अच्छा, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी होता है। चिन्ह जानते हैं कि नहीं? ऐसे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसमें लगा रहेगा आप जान जाएंगे विस्मयादि बोधक शब्द है। तो आप इससे देखिए विस्मयादि से, हे अरे, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। ओह, ये क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। जैसे धात, विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह लग जाएगा। जैसे आप मैं कहूं क्या, तो आप इतना जानिए मोटा मोटा कि बस विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये चिन्ह याद रखिएगा, बस आप इसे ना भूलिएगा, तो आप विस्मयादि बोधक में कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। एग्जाम्पल देख, इसको वाक्य प्रयोग देखिए। जैसे ओह, मोहन चला गया। इसे देखिए, क्या? ये कैसे हुआ? और देखिए, हे अरे, भगवान ऐसा कभी न करें। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक शब्द कहलाएंगे। विस्मयादि बोधक आप केवल इसी चिन्ह को याद रखेंगे, इस चिन्ह से ही आप विस्मयादि बोधक को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज हम आपका अविकारी शब्द भी खत्म कर दिए। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं, और अव्यय के बारे में ही तो हम आप मोटा मोटा बता दे रहे हैं। फिर से क्या क्या हम आज आपको बताए हैं। आज हम अपने आपको अव्यय, अविकारी, अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो विकार न करे, जो क्रिया, जो लिंग वचन कारक के की वजह से प्रभावित होकर वो अपना बदले न या उनमें परिवर्तन ना हो। तो हमने आपको सबसे पहले क्रिया विशेषण बताया, क्रिया विशेषण के 4 भेदों बताए, उनके हमने आपको एग्जाम्पल दिए। उसके बाद हमने आपको बताया संबंध बोधक, संबंध बोधक में हमने आपको शब्द बताए। इसके बाद हमने आपको विस्मयादि बोधक अभी बताया, और आपका एक शब्द बचता है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और आपका सॉरी समुच्चय बोधक। तो इन तीनों के बारे में, और चारों क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन चारों के बारे में हमने आपको डिटेल से और अच्छे से बताया। आप इसी
अविकारी शब्द हमारा खत्म हो जा रहा है। अविकारी के बाद अब हम अगला टॉपिक क्या शुरू करेंगे? अब संधि शुरू कर सकते हैं या समास शुरू कर सकते हैं, जो देखेंगे, जो आप लोग कहोगे कमेंट में वही हम शुरू कर देंगे। तो समास या संधि दो में से कोई एक टॉपिक हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगले मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करते हैं। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसको शेयर करते रहिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को इसका फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के पढ़ें। आजकल तमाम हैं बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनका यूट्यूब भी एक सहारा है। तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए बच्चों को, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें, इसका लाभ ले सकें और इससे अच्छे से पढ़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम आप सभी को।